हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं बिहार के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले खबरों को शुरू करें, अभी तक आपने NH बिहार यानी न्यूज हेडलाइंस बिहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि बिहार में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रखें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। वक्फ बिल के खिलाफ कांग्रेस विधायक का ऐलान। कहा, जरूरत पड़ी तो जान। बिहार में किशनगंज के कांग्रेस विधायक इजहारुल हुसैन ने वक्फ संशोधन विधेयक का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह बिल किसी भी कीमत पर पास नहीं होने देंगे। उनका आरोप है कि सरकार अल्पसंख्यकों की संपत्ति पर कब्जा करना चाहती है, जो किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। विधायक इजहारुल हुसैन ने कहा कि वक्फ संपत्ति अल्लाह की संपत्ति होती है, जिससे मिलने वाला लाभ गरीबों और जरूरतमंदों में बांटा जाता है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यह बिल पास हुआ तो वे अपनी जान तक देने को तैयार हैं। विधायक ने सरकार को घेरते हुए कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो वे इस बिल के खिलाफ किशनगंज से लेकर विधानसभा तक विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि यह कानून सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए नहीं, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा और चर्चों पर भी असर डालेगा। इजहारुल हुसैन ने कहा कि सरकार के पास कोई ठोस विकास योजना नहीं है, इसलिए विधानसभा चुनाव से पहले ऐसे विवादित मुद्दों को उठाया जा रहा है। उन्होंने किसान बिल का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह से उस बिल को पास नहीं होने दिया गया, उसी तरह इस विधेयक को भी रोकने की हरसंभव कोशिश की जाएगी। विधायक ने कहा कि वक्फ वह संपत्ति होती है जो किसी को दान की जाती है, लेकिन अब सरकार उस पर भी नजर गड़ाए हुए है। उन्होंने दोहराया कि इस बिल को किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे और जरूरत पड़ी तो बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। गुलाम गौस प्रधानमंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि इस बिल को वापस ले लें। किसान बिल को भी वापस लिया गया था, तो जनता के हित में इस बिल को भी वापस लिया जाना चाहिए। ईटीवी भारत का सवाल, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आपकी कोई बातचीत हुई है? गुलाम गौस का जवाब, इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने कुछ सुझाव भेजे हैं, तो मुख्यमंत्री भी संतुष्ट नहीं है। ईटीवी भारत का सवाल, आपकी आपत्ति वक्फ संशोधन विधेयक में किस मुद्दे पर है? गुलाम गौस का जवाब, मंदिर, गुरुद्वारा या अन्य धार्मिक ट्रस्ट में क्या मुझे सदस्य बनाया जा सकता है? देश विविधताओं से भरा हुआ है, ऐसी कई आपत्तियां हैं। ईटीवी भारत का सवाल, नीतीश कुमार ने चुप्पी क्यों साध रखी है, कुछ बोल नहीं रहे हैं? गुलाम गौस का जवाब, मुख्यमंत्री की तरफ से 3 शर्तें रखी गई हैं। भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होगा। जमीन को लेकर भी कहा है कि यह राज्य का मामला है और इसी तरह के शर्त है। ईटीवी भारत का सवाल, मुस्लिम संगठनों की नाराजगी जिस प्रकार से है, तो क्या विधानसभा चुनाव में जेडीयू को नुकसान होगा? गुलाम गौस का जवाब, नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए बहुत सारा काम किया है। नीतीश कुमार ने जितना काम किया है, देश में किसी मुख्यमंत्री ने उतना काम नहीं किया है। चाहे कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण हो, चाहे 16,000 उर्दू शिक्षकों की बहाली, चाहे मुस्लिम बच्चों के लिए प्रोत्साहन राशि हो, तालमी मरकज की स्थापना हो, ट्रिब्यूनल की स्थापना हो, इस तरह के कई फैसले लिए हैं। वैसे हम लोगों की यही मांग है कि संशोधन विधेयक को वापस लेना चाहिए। ईटीवी भारत का सवाल, विरोधी दल जिस प्रकार से इस मसले को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या नुकसान होगा? गुलाम गौस का जवाब, विरोधी दल तो फायदा लेने के लिए करेगा ही। ईटीवी भारत का सवाल, हाल ही में लालू यादव से आपकी मुलाकात हुई है, काफी चर्चा है कि मन डोल रहा है। गुलाम गौस का जवाब, यह शिष्टाचार मुलाकात थी। 14 सालों से जिस पार्टी में हम रहे हैं, सभी लोगों से पुराना साथ रहा है। सभी जानते हैं कि गुलाम गौस जो काम करता है, डंके की चोट पर करता है। पटना यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष की कहानी बिहार के पहले सीएम के इलाके से आने वाली मैथिली के पास है। ये शानदार उपलब्धियां पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनावों में इस बार इतिहास रच दिया गया है। मुंगेर की बेटी मैथिली मृणालिनी ने छात्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनकर नया मुकाम हासिल किया। उनके नेतृत्व में इस बार विश्वविद्यालय पैनल में 3 महिलाओं का शामिल होना महिला सशक्तिकरण की मिसाल बन गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी की उम्मीदवार मैथिली ने भारी मतों से जीत दर्ज कर इस उपलब्धि को हासिल किया। पटना विमेंस कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस की छात्रा मैथिली मृणालिनी पढ़ाई, खेल और नेतृत्व में समान रूप से निपुण है।
बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा के इलाके से आने वाली मैथिली राजनीति में अपने सफर की शुरुआत 2022 में काउंसलर चुनाव जीतकर की थी। उनका कहना है कि उनका मुख्य फोकस आक्रामक राजनीति की बजाय आपसी सहयोग और संवाद पर होगा। वे विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर एक सुरक्षित और सुविधाजनक कैंपस बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैथिली मृणालिनी के लिए चुनाव प्रचार के 10 दिन किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थे। उनका कहना है कि इन 10 दिनों में उनका ध्यान केवल छात्रों से जुड़ने और उनकी समस्याओं को समझने पर था। डिजिटल कैंपेनिंग से लेकर कैंपस में छात्रों से व्यक्तिगत संवाद तक हर रणनीति ने उन्हें चुनावी जीत के करीब पहुंचाया। मैथिली ने साफ किया कि शुरुआती दिनों में छात्र संघ टीम जमीन पर काम करेगी, जिससे छात्रों को यह महसूस हो कि छात्र संघ उनकी समस्याओं को गंभीरता से ले रहा है। उनका लक्ष्य विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और कैंपस में सकारात्मक बदलाव लाने पर केंद्रित रहेगा। मैथिली की शिक्षा मुंगेर से शुरू हुई, 12वीं की पढ़ाई राजस्थान से पूरी की और इसके बाद उन्होंने पटना विमेंस कॉलेज में दाखिला लिया। इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी में गोल्ड मेडलिस्ट मैथिली एनसीसी में भी सक्रिय रही है और उन्होंने बिहार झारखंड के बेस्ट कैडेट के रूप में ऑल इंडिया में तीसरी रैंक प्राप्त की है। ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट धारक मैथिली ने 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस परेड में भी भाग लिया था और हाल ही में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा सम्मानित भी की गई थी। राजनीति में भविष्य बनाने के सवाल पर मैथिली मृणालिनी ने कहा कि फिलहाल उनका पूरा ध्यान पटना यूनिवर्सिटी में छात्रों के हित में बेहतरीन कार्य करने पर है। वे वर्तमान में विश्वविद्यालय में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। मैथिली मृणालिनी की यह उपलब्धि बिहार की राजनीति और शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखने जा रही है। उनके नेतृत्व में छात्र संघ किस तरह से बदलाव लाता है, यह देखना दिलचस्प होगा। बिहार में रद्द होंगे 1.5 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड, नहीं मिला केवाईसी के लिए और एक्सटेंशन ईसी की समय सीमा खत्म होने के बाद अब बिहार के 1.5 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं के राशन कार्ड रद्द हो सकते हैं। जानकारी के अनुसार 31 मार्च तक 1 करोड़ से अधिक कार्ड धारकों ने अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने एक नोटिस जारी कर कहा है कि जो 31 मार्च तक ऐसा नहीं किया है, वो लोग अब राशन कार्ड सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। यह कदम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की आवश्यकताओं का हिस्सा है। समय सीमा बढ़ाने को लेकर विभाग ने साफ तौर पर कहा कि समय सीमा कई बार बढ़ाई जा चुकी है, फिर भी कई लोगों ने अपना आधार लिंक नहीं किया है या ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है। अब आगे कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा। 1 अप्रैल को राशन कार्ड से आधार से जुड़े नई नामों को हटा दिया जाएगा। शुरुआत में राशन की दुकानों पर पीओएस मशीनों के जरिए केवाईसी की सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन कुछ समस्याओं के चलते फेशियल ई-केवाईसी की सुविधा भी शुरू करनी पड़ी। इन प्रयासों के बावजूद 1.5 करोड़ से ज्यादा कार्ड धारकों ने अपना ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है। सरकार का कहना है कि राशन कार्ड सुविधाओं का पूरा लाभ उठाने के लिए पात्र व्यक्तियों को यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ऐसा न करने पर इन लाभों तक पहुंच खो दी जाएगी। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र व्यक्तियों को उनके राशन कार्ड से पूरा लाभ मिले। हालांकि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करना एक आवश्यक कदम बन गया है। यह कदम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभ प्राप्त करना जारी रखने के लिए राशन कार्ड को आधार से जोड़ने के महत्व को रेखांकित करता है। कार्ड धारकों से आग्रह किया जाता रहा कि वे सेवाओं में किसी भी व्यवधान से बचने के लिए अपना ई-केवाईसी तुरंत पूरा करें, लेकिन लोगों ने विभाग के आग्रह को बार-बार नजरअंदाज किया है। गया में अवैध संबंध बनाने का विरोध करती थी पत्नी, ससुराल वालों ने मौत के घाट उतारा गया। उदय शंकर प्रसाद जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दोहारी गांव में 24 वर्षीय महिला की उसके परिवार वालों ने गला घोंटकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक महिला अपने पति के नाजायज संबंध का विरोध करती थी। इस वजह से अक्सर परिवार में लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। मृतक की पहचान गोपाल मांझी की पत्नी क्रांति देवी के रूप में किया गया। इधर घटना की जानकारी पाते ही मुफस्सिल थाना की पुलिस बुधवार की सुबह घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल भेज दिया। थाना अध्यक्ष रघुनाथ प्रसाद ने बताया कि मृतक की मां ने ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। मृतका की मां दुलारी देवी
पति तेजा मांझी के लिखित तहरीर पर पति गोपाल मांझी, उसके 2 भाई एवं 2 भौजाई, कुल 5 लोगों को नामजद आरोपित बनाया गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। लिखित आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। जानकारी अनुसार मृतक क्रांति देवी की शादी हिंदू धर्म अनुसार 2021 में हुई थी, जिससे उसे 2 बच्चे भी हुए। इसके बावजूद मृतका के पति गोपाल का घर में रहने वाली भाई के पत्नी से अवैध संबंध था। इसका महिला विरोध करते रहती थी। मंगलवार को भी इसको लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद पति ने पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आधी रात को बदल दिए बिहार कांग्रेस के 40 जिला अध्यक्ष। कई नए चेहरे को मौका। मंगलवार की देर रात कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने बिहार के 40 संगठनात्मक जिलों में नए अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया। सूची में कई नए चेहरों को स्थान दिया गया है। सूची के अनुसार पटना टाउन, पटना ग्रामीण 1 और 2 को मिलाकर 3 नए अध्यक्ष और इतने ही कार्यकारी अध्यक्ष तैनात किए गए हैं। पटना टाउन का अध्यक्ष पार्टी के पुराने और युवा नेता शशि रंजन को बनाया गया है। साथ ही पटना टाउन के कार्यकारी अध्यक्ष पद का जिम्मा रंजीत कुमार को सौंपा गया है। पार्टी ने पटना ग्रामीण 1 के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सुमित कुमार सन्नी को दी गई है, जबकि उदय कुमार चंद्रवंशी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। पटना ग्रामीण 2 के अध्यक्ष पद का जिम्मा गुरजीत सिंह को दिया गया है, जबकि नीतू निषाद को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। पटना के अतिरिक्त मुजफ्फरपुर कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी अरविंद मुकुल को दी गई है। भागलपुर अध्यक्ष के पद पर परवेज जमाल को दिया गया है। गया में संतोष कुमार को अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, शहाबुद्दीन रहमानी व उदय मांझी। नालंदा में नरेश अकेला, नवादा में सतीश कुमार को अध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी की ओर से जारी सूची के अनुसार अररिया में शाद अहमद, दरभंगा में दयानंद पासवान, पूर्वी चंपारण में इंजीनियर शशि भूषण राय, गोपालगंज में ओम प्रकाश गर्ग, कटिहार में सुनील यादव के साथ 2 कार्यकारी अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं। किशनगंज में इमाम अली के अलावा शाहिबुल अख्तर को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। मधेपुरा में सूर्य नारायण राम, मधुबनी में सुबोध मंडल, पूर्णिया में विजेंद्र यादव, सहरसा में मुकेश झा और तारिणी अर्षित देव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। समस्तीपुर में अबू तमीम, सारण में बच्चन प्रसाद वीरू, शिवहर में नूरी बेगम, सीतामढ़ी में रक्तू प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया है। इसी प्रकार सिवान में सुशील कुमार यादव, सुपौल में सूर्य नारायण मेहता, वैशाली में महेश प्रसाद राय, पश्चिमी चंपारण में प्रमोद सिंह पटेल, औरंगाबाद में राकेश कुमार सिंह, अरवल में धनंजय शर्मा, बांका में कंचन सिंह, बेगूसराय में अभय कुमार सजन, भोजपुरी में अशोक राम और बक्सर में डा मनोज कुमार पांडे बनाए गए। वहीं जहानाबाद में इश्तियाक आजम, जमुई में अनिल कुमार सिंह, कैमूर में राधेश्याम कुशवाहा, खगड़िया में अविनाश कुमार अविनाश, लखीसराय में अमरीश कुमार अनिश, मुंगेर में अशोक पासवान, रोहतास में अमरिंद्र पांडे और शेखपुरा में प्रभात कुमार चंद्रवंशी को अध्यक्ष बनाया गया है। बिहार में 4000 टॉप क्रिमिनल्स और 3000 नक्सली की लिस्ट तैयार। बड़े ऑपरेशन की तैयारी में पुलिस मुख्यालय बिहार में बढ़ते अपराध और संगठित गिरोहों की कमर तोड़ने के लिए राज्य पुलिस और एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स ने ठोस रणनीति तैयार की है। एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि बिहार एसटीएफ ने 3000 नक्सलियों और 4000 कुख्यात अपराधियों का डोजियर तैयार किया है। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य अपराध के नेटवर्क को ध्वस्त करना और सोना लूट जैसी बड़ी वारदातों में शामिल गिरोहों को खत्म करना है। एडीजी कुंदन कृष्णन ने राज्य में हाई सिक्योरिटी जेल की जरूरत को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि कुख्यात अपराधियों, नक्सलियों और कट्टरपंथियों को सुरक्षित और अलग थलग रखने के लिए बिहार सरकार ने केंद्र को 2 लोकेशन प्रस्तावित किए हैं। यह जेल सुनसान इलाके में बनाई जाएगी ताकि संगठित अपराध पर प्रभावी नियंत्रण हो सके। बिहार एसटीएफ ने अपराध की जड़ तक पहुंचने के लिए टेक्निकल एक्सपर्ट्स और ह्यूमन इंटेलिजेंस का सहारा लिया है। भोजपुर, समस्तीपुर और वैशाली जिलों के युवा अपराध की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे एसटीएफ ने इन इलाकों को अपनी प्राथमिकता में रखा है। एडीजी ने परिजनों से अपील की कि वे अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखें। अगर वे अचानक महंगी बाइक, चेन या बड़ी रकम दिखाने लगें तो सतर्क हो जाएं। वैशाली का कुख्यात अपराधी प्रिंस, जो जेल से फरार है, एसटीएफ के टॉप टारगेट में है। एडीजी ने स्पष्ट किया कि उसे किसी भी हाल में गिरफ्तार किया जाएगा।
चाहे इसमें महीनों या साल भर का समय लगे। इसके अलावा बेउर जेल से उसे भगाने में मदद करने वालों की भी पहचान की जा रही है। जेल से बाहर रहकर अपराध करने वालों पर विशेष नजर रखी जा रही है। राज्य में हुए कई सोना लूट कांडों की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस को सबूत मिले हैं कि इन वारदातों की साजिश जेल में बैठकर रची गई थी। तनिष्क लूटकांड की साजिश पुरुलिया जेल से शेरू सिंह और चंदन सिंह गिरोह ने रची थी। इनके वार्ड से टेक्निकल डिवाइस भी बरामद किए गए हैं। अब इन अपराधियों को रिमांड पर लेकर गहन पूछताछ की जाएगी। एडीजी कुंदन कृष्णन ने स्पष्ट किया कि बिहार पुलिस किसी भी अपराधी को नहीं छोड़ेगी। जेल में बैठकर अपराध कराने वाले, संगठित गिरोहों को समर्थन देने वाले और अपराधियों को प्रश्रय देने वाले सभी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, जो अपराध में शामिल हैं उनका अंजाम बुरा होगा। कानून से बचना अब नामुमकिन है। महात्मा गांधी सेतु पर महाजाम, लोग पैदल पुल पार करने को मजबूर। 2 ट्रकों की टक्कर के बाद फंसे हजारों वाहन। बिहार की लाइफलाइन महात्मा गांधी सेतु पर बुधवार सुबह से भारी जाम लगा हुआ है। 2 ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत के कारण सेतु पर हजारों वाहन फंस गए हैं, जिससे यात्रियों को भीषण गर्मी में घंटों जूझना पड़ रहा है। जाम का असर राष्ट्रीय राजमार्ग 30 और ओल्ड बाईपास तक दिख रहा है, जिससे पूरे पटना हाजीपुर मार्ग पर यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हाजीपुर की ओर पाया नंबर 2 के पास सुबह 2 ट्रकों की जबरदस्त टक्कर हो गई। दुर्घटना के बाद दोनों ट्रक बीच सड़क पर ही फंस गए, जिससे हाजीपुर जाने वाला लेन पूरी तरह बंद हो गया। ट्रैफिक बाधित होते ही सेतु पर वाहनों की लंबी कतार लग गई, जो धीरे धीरे पटना और हाजीपुर के कई इलाकों तक फैल गई। गर्मी के कारण जाम में फंसे यात्रियों की हालत खराब हो रही है। कई यात्री पैदल पुल पार करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बसों और निजी वाहनों में सफर कर रहे लोग परेशानी में फंसे हुए हैं। छोटे बच्चों और बुजुर्ग यात्रियों की स्थिति और भी दयनीय हो गई है। घटनास्थल पर ट्रैफिक पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हुए हैं और ट्रकों को हटाने की कोशिशें जारी हैं। हालांकि अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही क्रेन की मदद से ट्रकों को हटाया जाएगा और यातायात बहाल किया जाएगा। पटना में होगा इंडियन एयरफोर्स का एयर शो। आसमान में दिखेगा लड़ाकू विमानों का शौर्य प्रदर्शन। बिहार की राजधानी पटना में इंडियन एयरफोर्स का एयर शो होगा। इस दौरान पटना के लोगों को आसमान में लड़ाकू विमानों का शौर्य प्रदर्शन दिखेगा। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम पटना के जेपी गंगा पथ मरीन ड्राइव से आसमान में शानदार एयर शो करेगी। लोग इस एयर शो का आनंद उठाएंगे। भारतीय वायुसेना के पायलट अपने कौशल, क्षमता और शक्ति का प्रदर्शन करके दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देंगे। इस कार्यक्रम की तैयारी को लेकर पटना में एक बैठक हुई है। कार्यक्रम के संदर्भ में बताया जाता है कि बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बिहार की राजधानी पटना में सूर्य किरण एरोबैटिक टीम के सफल प्रदर्शन के लिए समन्वय समिति का गठन किया गया। पटना समाहरणालय सभागार में आयोजित इस बैठक में पटना डीएम, पटना एसएसपी, बिहाटा एयरफोर्स के स्टेशन कमांडर, मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर सचिव सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे। बीजेपी सांसद ने कहा कि यह एक राजकीय आयोजन होगा। राज्य सरकार एवं भारतीय वायुसेना के अधिकारियों के बीच समन्वय के लिए नियमित तौर पर बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। एरोबैटिक टीम के सफल प्रदर्शन के लिए पटना समाहरणालय में आयोजित बैठक के बाद सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि यह पटना, बिहार और हम सभी बिहार वासियों के लिए अत्यंत गर्व की बात है कि पटना जिले में पहली बार सूर्य किरण का शौर्य प्रदर्शन होने जा रहा है। 23 अप्रैल को शौर्य दिवस के दिन 9 एयरक्राफ्ट के साथ सूर्य किरण एरोबैटिक शो होगा। हम सब के लिए यह एक अविस्मरणीय क्षण होगा। इसके लिए सारी तैयारी की जा रही है। यह शो विश्व प्रसिद्ध जेपी गंगा पथ पर होना है। कार्यक्रम स्थल का चयन एवं अन्य व्यवस्था के लिए तीव्र गति से कार्य किया जा रहा है। बैठक के बाद सांसद रूडी ने बताया कि 21 अप्रैल को सूर्य किरण एरोबैटिक टीम का आगमन होगा। 22 अप्रैल को फुल ड्रेस रिहर्सल होगा। 23 अप्रैल को जेपी गंगा पथ पर 1 घंटे के भव्य शो का आयोजन होगा। इस संबंध में पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि सांसद राजीव प्रताप रूडी के दिशा निर्देश के अनुसार जिला प्रशासन पटना द्वारा सभी प्रशासनिक तैयारी की जाएगी। उप विकास आयुक्त पटना की अध्यक्षता में विभिन्न कोषांग क्रियाशील रहेगा। भारतीय वायुसेना तथा मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अधिकारियों के साथ सुदृढ़ समन्वय रखा जाएगा।
बिहार में बनेगा देश का पहला हाई सिक्योरिटी जेल, ड्रोन से होगी निगरानी। बिहार में देश का पहला हाई सिक्योरिटी जेल बनेगा। बिहार की मौजूदा जेलों से अपराधियों की हरकतों से परेशान होकर सरकार ने यह फैसला लिया है। सरकार ऐसी हाई सिक्योरिटी जेल बनाने जा रही है जिसमें अपराधियों को किसी प्रकार की अवैध गतिविधियों की छूट नहीं होगी। बिहार सरकार एक ऐसी जेल बनने जा रही है जिसकी कल्पना से ही अपराधियों की रूह कांप जाएगी। इस जेल में पुलिस ऐसा बंदोबस्त करेगी कि जेल में बंद अपराधी से जो भी मिलने आए उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाए, उसकी पहचान सुनिश्चित हो और जिस बंदी से उसकी मुलाकात होगी उसका पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग होगा। यानी दोनों में जो भी बातचीत होगी उसकी रिकॉर्डिंग पुलिस के पास रहेगी। बिहार पुलिस के एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन ने मीडिया से बात करते कहा कि ऐसे कई आपराधिक मामले सामने आए हैं जिसमें बिहार की जेल में बंद अपराधियों की संलिप्तता रही है। जेल में बंद अपराधी किसी न किसी तरह बाहर मौजूद अपने गिरोह के लोगों से संपर्क साध लेते हैं और फिर आपराधिक वारदातों को अंजाम देते हैं। कुंदन कृष्णन ने कहा कि यह समस्या सिर्फ बिहार की नहीं है, बल्कि दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई के भी मामले सामने आ चुके हैं। एडीजी हेडक्वार्टर ने कहा कि आपराधिक मामलों पर रोकथाम के लिए जेल में बंद अपराधियों पर भी लगाम लगाना जरूरी है। ऐसे में बिहार पुलिस और राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। एडीजी कुंदन कृष्णन ने कहा कि अपराधी गिरोह के सरगनाओं और कुख्यात अपराधियों पर लगाम कसने के लिए बिहार में एक हाई सिक्योरिटी जेल बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। बिहार पुलिस हाई सिक्योरिटी जेल बनाने का प्रस्ताव जल्द ही सरकार के गृह विभाग को सौंपने जा रही है। उम्मीद है कि सरकार से इसकी मंजूरी भी मिल जाएगी। एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन ने बताया कि ये जेल बिहार के किसी वीरान जगह पर बनाई जाएगी। सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि इस जेल में किसी कंपनी के मोबाइल नेटवर्क की पहुंच नहीं हो, यानी कोई मोबाइल काम ही नहीं करेगा। इस जेल के पास आवागमन की कोई सुविधा नहीं होगी, यानी उस इलाके में गाड़ी के आने जाने की सुविधा नहीं होगी। लिहाजा अगर अपराधी वहां से भागना भी चाहे तो भाग नहीं पाए। बक्सर, आरा और बलिया के बीच होगी बेहतर कनेक्टिविटी। जनेश्वर मिश्रा पुल का बनेगा अप्रोच रोड। बक्सर जिला में NH 78 से उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के बीच सड़क कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए गंगा नदी पर बने जनेश्वर मिश्रा पुल का अप्रोच रोड बनाने का काम जल्द ही शुरू होगा। इसके साथ ही 2026 में निर्माण पूरा होने की संभावना है। इस अप्रोच रोड के बनने से पटना से आरा बक्सर होकर उत्तर प्रदेश के बलिया और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरफ जाने और उस तरफ से आने की बेहतर कनेक्टिविटी हो सकेगी। इसके साथ ही SH 106 दीदारगंज फतुहा बखियारपुर करजान सड़क की चौड़ाई 2 लेन से बढ़ाकर 4 लेन की जाएगी। निर्माण कार्य शुरू होने के 24 महीने की तय समय सीमा में यह परियोजना पूरी होगी। दोनों सड़कों के त्वरित निर्माण के लिए हाल ही में प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने बक्सर जिला में NH 44 से उत्तर प्रदेश के बलिया जिला को जोड़ने वाले गंगा नदी पर निर्मित जनेश्वर मिश्रा पुल के अप्रोच रोड को बनाने के लिए करीब 386 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। वहीं SH 106 दीदारगंज फतुहा बखियारपुर करजान सड़क की चौड़ाई 4 लेन यानी 7 मीटर से बढ़ाकर 14 मीटर करने के लिए करीब 1066.53 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इस सड़क की लंबाई करीब 34 किलोमीटर है। इस सड़क के बनने से आसपास के दियारा इलाके के लोगों को आवागमन की सुविधा मिल सकेगी। इसके साथ ही पटना से बख्तियारपुर जाने के लिए एक विकल्प मिल सकेगा। गंगा नदी पर जनेश्वर मिश्रा पुल का करीब 2.8 किलोमीटर लंबाई में वर्ष 2014 में निर्माण हुआ था। उसके बाद से जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों के साथ समस्याओं के कारण इसका अप्रोच रोड निर्माण पूरा नहीं हुआ। अब जमीन अधिग्रहण की समस्याओं के समाधान के बाद बक्सर जिले की तरफ से अप्रोच रोड बनाने का काम शुरू होगा। इस अप्रोच रोड के बनने से आसपास के करीब 50,000 लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिल सकेगी। बक्सर, आरा और बलिया के बीच होगी बेहतर कनेक्टिविटी। जनेश्वर मिश्रा पुल का बनेगा अप्रोच रोड। बक्सर जिला में NH 78 से उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के बीच सड़क कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए गंगा नदी पर बने जनेश्वर मिश्रा पुल का अप्रोच रोड बनाने का काम जल्द ही शुरू होगा। इसके साथ ही 2026 में निर्माण पूरा होने की संभावना है। इस अप्रोच रोड के बनने से पटना से आरा बक्सर होकर उत्तर प्रदेश के बलिया और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरफ जाने और उस तरफ से आने की बेहतर कनेक्टिविटी हो सकेगी। इसके साथ ही SH 106 दीदारगंज फतुहा बखियारपुर करजान सड़क की चौड़ाई 2 लेन से बढ़ाकर 4 लेन की जाएगी।
निर्माण कार्य शुरू होने के 24 महीने की तय समय सीमा में यह परियोजना पूरी होगी। दोनों सड़कों के त्वरित निर्माण के लिए हाल ही में प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने बक्सर जिला में NH 34 से उत्तर प्रदेश के बलिया जिला को जोड़ने वाले गंगा नदी पर निर्मित जनेश्वर मिश्रा पुल के अप्रोच रोड को बनाने के लिए करीब 386 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। वहीं SH 106 दीदारगंज फतुहा बखियारपुर करजान सड़क की चौड़ाई 4 लेन यानी 7 मीटर से बढ़ाकर 14 मीटर करने के लिए करीब 1066.53 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इस सड़क की लंबाई करीब 34 किलोमीटर है। इस सड़क के बनने से आसपास के दियारा इलाके के लोगों को आवागमन की सुविधा मिल सकेगी। इसके साथ ही पटना से बख्तियारपुर जाने के लिए एक विकल्प मिल सकेगा। गंगा नदी पर जनेश्वर मिश्रा पुल का करीब 2.8 किलोमीटर लंबाई में वर्ष 2014 में निर्माण हुआ था। उसके बाद से जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों के साथ समस्याओं के कारण इसका अप्रोच रोड निर्माण पूरा नहीं हुआ। अब जमीन अधिग्रहण की समस्याओं के समाधान के बाद बक्सर जिले की तरफ से अप्रोच रोड बनाने का काम शुरू होगा। इस अप्रोच रोड के बनने से आसपास के करीब 50,000 लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिल सकेगी।